कैसा चल रहा है, क्या हालचाल है बिहार में, थोड़ा बताइए। बिहार में राजनीति चल रही है। सरकार से अगर बिहारी है और वो राजनीति पर बात ना करे तो वो मतलब कैसा बिहारी है? अंदरूनी मुद्दा क्या है बिहार में? इज इट गवर्नेंस, लोगों का गुस्सा है, कास्ट पॉलिटिक्स है, क्या है? सच्ची बात बोलूं तो इनमें से कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि इस मुद्दे पे वोट ही नहीं होता। बिहार की पॉलिटिक्स सबसे बड़ी इशू, और बिहार में सबसे बड़ी राजनीति जो है वो डर की राजनीति। क्या है ये डर की राजनीति? 90 के दशक में डर का माहौल तब पैदा होता है जब जाति के नाम पर हत्याएं शुरू होती हैं। 12 हत्याकांड हुए। भूमिहारों का गला काट करके उनकी पत्नी उनकी मां के सामने रख दिया गया। लेकिन राजनीति करने वाले ये बात समझते थे कि लोग हमें वोट करेंगे। डर का माहौल तो है ही। डर का माहौल तो है ही, लोग मुझे वोट करेंगे। तो फिर जब आईएएस की पत्नी का बलात्कार हो रहा है तो फिर कहाँ कोई सुरक्षित है? और वो जिसके ऊपर आरोप लगे ये गंभीर, वो उसने लालू यादव जी की महानता के ऊपर किताब लिखी। आप कह रहे थे कि अभी बहुत पॉलिटिकल डिवाइड हो रहा है, ये सब जो कंफ्यूजन चल रहा है वहाँ पे, इसका सबसे ज्यादा फायदा कौन उठा रहा है? नीतीश कुमार तो कांस्टेंट है, बदलते तो आप हैं। अभी जो बीजेपी अपना फेस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है बिहार में, आपको लगता है कि वो कामयाब हो रही है कि वो सिर्फ ऐसे अलायंसेस पे डिपेंडेंट है? ये बीजेपी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जो बीजेपी का सबसे बड़ा एसेट है, आई पर्सनली बिलीव, वो नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ नहीं है, वो राहुल गांधी। वहाँ पे एनडीए जो संगठन है उसमें 160 प्लस माइनस 15 सीटों की आपने चर्चा की थी। बाकी जो सीट बचेंगे, जो 243 माइनस 160, क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका? आई वुड से कि महागठबंधन नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस एपिसोड पे ऑफ द ऑडकास्ट शो पे। आज हम बात कर रहे हैं बिहार की राजनीति के बारे में। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभिषेक तिवारी जी फ्रॉम दी अभिषेक तिवारी शो ऑफ पटना। वो पटना से आए हैं यहाँ हमारे यहाँ, और वो काफ़ी ज़मीन से जुड़े हुए पत्रकार हैं और काफ़ी उनके पास काफ़ी कुछ नॉलेज है बिहार के बारे में। और हम जहाँ बैठे हैं पूना में, मतलब हम लोग क्या है कि अखबारों में पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत हम लोग को ऊपरी ऊपरी पता है। तो आज हम इन डेप्थ जाने वाले हैं अभिषेक जी के साथ अबाउट बिहार पॉलिटिक्स। तो अभिषेक जी नमस्कार, जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। पूना आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा चल रहा है, क्या हालचाल है बिहार में, थोड़ा बताइए। नमस्कार, जय श्री राम। आप दोनों को प्रणाम, नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। बिहार में हमेशा की तरह जो 24/7 इंटू 365 राजनीति चल रही है। कोई नई बात बताइए ना, वो तो नहीं, चलती ये रहती है। हर दिन नई राजनीति होती है। देखिए, आप महाराष्ट्र में, पुणे में, यहाँ पे कभी कभी राजनीति होती है कि चलो कोई भाषा के नाम पे कुछ कर लें। बिहार में भाषा कोई इशू नहीं है, क्योंकि बिहार के हर 50 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है। भोजपुरी है, मैथिली है, अंगिका है, तो लैंग्वेज मगही है, तो लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है, हम्म। क्योंकि सबका फिर एक कॉमन लैंग्वेज होता है। हम्म। जिस मातृभाषा को हम लोग राष्ट्रभाषा भी कुछ लोग कहते हैं। हम्म। और यही बिहार की जो डाइवर्सिटी है ना, बिहार के अंदर की डाइवर्सिटी, वो बिहारियों को प्रेरित करती है कि भारत एक अलग तरह का देश है। देखिए, हम राष्ट्र गान गाते तो सब हैं, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग। इसमें बिहार तो कहीं नहीं है, अगर आप देखेंगे, हम्म। क्योंकि उस वक्त वो बंगाल प्रेसिडेंसी थी जब ये लिखा गया था। हम्म। बंगाल प्रेसिडेंसी मतलब बंगाल, उड़ीसा, आज का आप उसको बांग्लादेश कह लें, पूर्वी पाकिस्तान कह लें, आप जो मर्जी कह लें, वो सब इंक्लूड था। हम्म। अब आप सोचिए, उतने बड़े रीजन में कितना कुछ हो गया। बंगाली आ गई, उड़िया आ गई, बिहार की 4-5 भाषाएं आ गई। उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो बिहारियों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म। उनका एक डेली लाइफ का रूटीन है, वो काम करना है। हम्म। बच्चे का काम है कि भाई उसको अच्छा मैथमेटिक्स, अगर वो बिहार का है और उसकी मैथमेटिक्स खराब है तो लोग हंसते हैं। उसी प्रकार से अगर बिहारी है और वो राजनीति पर बात ना करे तो वो मतलब कैसा बिहारी है? उसको अपने स्टेट के साथ साथ बाकी स्टेट की भी उतनी चिंता होती है, अच्छा। क्योंकि वो इंडिया को ऐसा होल देखता है। बोलता है, अरे कर्नाटका में भी इलेक्शन है, उस पर भी चर्चा करनी है, उसको भी समझना है, महाराष्ट्र की भी पॉलिटिक्स, तो उसको बिहार की पॉलिटिक्स तो पता है क्योंकि वो बिहारी है, उस पर तो बात करनी है। उसको पूरी दुनिया की राजनीति, उसको इस बात से भी फर्क पड़ता है कि जॉर्ज बुश से सोनिया गांधी क्यों मिलने गई है, उसको इस बात से भी फर्क पड़ता है। तो बिहार की राजनीति का ये एक दिलचस्प पहलू है कि जियो पॉलिटिक्स से लेकर के पूरी सृष्टि के बारे में उसे सोचना है। संभवतः बिहार और बिहार के बारे में कम सोचना है।
आपको क्या लग रहा है कि क्या ड्राइव कर रहा है, मेन मुद्दा क्या है, अंदरूनी अंदरूनी मुद्दा क्या है बिहार में? इज इट गवर्नेंस, या मतलब लोगों का गुस्सा है, या मतलब कास्ट पॉलिटिक्स है, क्या है? देखिए, अच्छी-अच्छी बातें बोलूँ तो कहूँगा कि भाई रोज़गार का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है। सच्ची बात बोलूँ तो इनमें से कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि इस मुद्दे पे वोट ही नहीं होता। तो किस मुद्दे को लेके वोट होता है वहाँ? अपनी आइडेंटिटी, अपना कास्ट, अपनी जाति हुँ, और इसके अलावे 2 फ़ियर फैक्टर है, समझ लेते हैं। अभी पहले हम ये समझ लेते हैं, बिहार में इस वक़्त 3 फ़ोर्स काम कर रहे हैं। एक जनसुराज है, हुँ, एक महागठबंधन है और हुँ, एक एनडीए है। हुँ, एक नई पार्टी के बारे में पहले बात कर लेते हैं, जनसुराज के बारे में। जनसुराज बात करती है कि हम अच्छी आपको एजुकेशन देंगे। जनसुराज बात करती है कि हम आपको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, रोज़गार देंगे। अच्छा, बिहार में रोज़गार का मतलब बाय द वे सरकारी नौकरी होता है, हुँ, वो बिज़नेस-विज़नेस नहीं होता, हुँ, ठीक है? वो सरकारी नौकरी। तो अब इसमें बिहार का क्या है ना कि किसी भी प्रदेश में या देश में 1 या 1.5% लोगों को आप सरकारी नौकरी दे सकते हैं। बाकी बचे बिहारियों का क्या होगा? वो तो सरकारी नौकरी में नहीं आ सकते। तो उसके लिए आपको प्राइवेटाइज़ेशन चाहिए। लेकिन प्राइवेटाइज़ेशन तो तब होगा जब आप लैंडलॉक स्टेट ना होते। देखिए, कुछ फैक्ट्स अनडिनाएबल होते हैं। बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है, हुँ, हुँ, सी रूट नहीं है। तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत कॉस्टली हो जाता है। हुँ, तो बिहार किस चीज़ में सबसे अच्छा हो सकता है? आपके दर्शकों को बता दूँ, बिहार ऑलरेडी एक चीज़ में बहुत अच्छा है, सर्विस सेक्टर में। हुँ, एसआईएस, हुँ, सिक्योरिटी एजेंसी, आर के सिन्हा चलाते हैं। भारत की सबसे बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी है, हुँ, जो भारत भर के लोगों को नौकरी देती है। ऑफ कोर्स बिहार के लोगों को भी देती है, लेकिन पूरे भारत में वो सर्विस सेक्टर में, सिक्योरिटी के सेक्टर में, आप बैंक के बाहर चले जाइए, किसी मॉल के बाहर चले जाइए, वहाँ जो सिक्योरिटी एजेंसी होते हैं, मोस्टली लोग एसआईएस का लेबल उस पे देखते हैं। बिहार की कंपनी है, बिहार ही चला रहा है। तो ऐसा नहीं है कि रोज़गार की संभावनाएँ नहीं बढ़ी हैं या रोज़गार नहीं है। रोज़गार एक विचार है। आप अच्छा पाव-भाजी बना के भी रोज़गार जनरेट कर सकते हैं। बिहार की पॉलिटिक्स सबसे बड़ी इश्यू है। इस पॉलिटिक्स ने मान लिया है कि भाई हमारा राजनीति करना मेन काम है, बाकी चीज़ें बाद की बात है। राजद की अपनी राजनीति है और बिहार में सबसे बड़ी राजनीति जो है, वो डर की राजनीति है। डर की राजनीति। डर की राजनीति है। हुँ, हुँ। इसको थोड़ा आप समझाइए कि क्या है ये डर की राजनीति? अ, ये कहानी अगर आप जाएँगे तो इसकी शुरुआत हो जाती है अर्ली 80s में। हुँ, जेपी आंदोलन में लालू प्रसाद यादव, सुशील मोदी, रविशंकर प्रसाद, ये लोग जेपी आंदोलन के साथ जुड़े। वो दौर था जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। हुँ, आप देखिए चीज़ें कैसे बदलती हैं। भारत के एजुकेशन सिस्टम में कॉपी या किताब को सामने रख करके एग्ज़ामिनेशन देने का कभी प्रोसेस नहीं था। लेकिन इमरजेंसी के बाद लगभग 4 साल तक शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ठप रही। मोस्टली लोग जेल में थे और इस जेपी आंदोलन का जो सबसे बड़ा दुष्परिणाम हुआ, जिसने सबसे बिहार को अधिक चोट पहुँचाई, वो था एजुकेशन। क्योंकि 4 साल जब कॉलेज में पढ़ाई नहीं हुई तो कॉलेज के प्रोफ़ेसर, स्टूडेंट सब मिल कर के एक साथ एग्ज़ामिनेशन करा रहे थे और किताबें खोल कर के पहली बार परीक्षाएँ हुई। हुँ, एक बार बुरी आदत लग जाती है तो फिर वो आदत बन जाती है। हुँ, जब आप एग्ज़ाम दे सकते हैं कॉपी खोल कर के तो ज़रूरत क्या है? इसके बाद जो एजुकेशन में लोग व्यापारिक मॉडल चाहते थे, ग्रोथ चाहते थे, उन्हें समझ में आ गया कि जब तक सरकारी शिक्षा व्यवस्था को संपूर्ण रूप से बर्बाद नहीं किया जाएगा, प्राइवेट स्कूल, कॉलेजेस चलेंगे नहीं। हुँ, फिर एक आया कि भाई अ, आप अनएजुकेटेड हैं या फिर अब सरकारी स्कूल या कॉलेज में सबको दाखिला तो नहीं मिलता। सीट्स लिमिटेड होती हैं। तो होता है कि भाई आरक्षण चाहिए हमको, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, आरक्षण भी आता है। लेकिन प्रॉब्लम तहाँ वहाँ आती है जहाँ पर आप फिजिक्स के टीचर के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हो और कहते हैं नहीं इस कास्ट का ये डिज़र्विंग कैंडिडेट है,
इनफैक्ट उसके पास नॉलेज ना हो। इसके बाद आता है प्राइवेटाइजेशन का खेल, क्योंकि उन्हें समझ में आता है कि अच्छी शिक्षा पाने के लिए बिहारी किसी भी हद तक जाएगा। वो कर्नाटका में लाखों रुपए देगा किसी कॉलेज में, वो पुणे में आ सकता है, मुंबई में आ सकता है। उन्हें समझ में आ गया कि इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन क्या है। यहाँ से शुरू होता है नेताओं का गेम। सरकारी शिक्षा को बर्बाद करो और अपने प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस खोलो, जो कि खुले कालांतर में। अब अगर आप इसको और डीप जाके समझेंगे तो लोग मुझसे पूछते हैं कि सरकारी स्कूल पूरे देश में या सरकारी एजुकेशन सिस्टम क्यों खराब हुआ, इंक्लूडिंग बिहार। आप नेता रहेंगे, आपने करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट लगा करके एक स्कूल बनाया, आप चाहेंगे कि आपके आसपास के स्कूल, सरकारी विद्यालय अच्छे चलें, वहां पे लोग एडमिशन लें? बिल्कुल नहीं। तो फिर उसके लिए आपने एक तो एजुकेशन समाप्त किया, उसके बाद आप क्या करेंगे? आप भेदभाव समाज के बीच में जो है ना, बंटवारा करेंगे। बंटवारा करेंगे। अबे तू इसके साथ बैठा है, ये तुम्हारे साथ बैठने लायक है? तुम रिच क्लास के हो, तुम मिडिल क्लास के हो, ये पुअर क्लास का है। जबकि अगर आप जेपी आंदोलन के पहले जाएंगे या इवन टिल 90s जाएंगे, क्योंकि किसी चीज का इंपैक्ट आने में एक दशक लगता है, तो डीएम, एसपी, इंजीनियर सबके बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ते थे। मैं खुद सरकारी विद्यालय से पास आउट हूं, कोई भेदभाव नहीं था। और ये आपको एक रिच कल्चर देता है। जब भेदभाव नहीं होता तो आप अपने आसपास के सराउंडिंग जो लोग हैं उनकी समस्याओं को जानते हो, फिर आप उनका निराकरण सोचते हो कि उसका सॉल्यूशन कैसे निकालें। ये सारी चीजें कब बंद होती है और आप कब दरवाजे के अंदर बंद हो जाते हो और आप एक स्पेस को देख नहीं पाते? जब आप सोसाइटी से दूर होते हो। कैसे डिस्कनेक्ट होते हो? अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के स्कूल आ गए। तो मान लीजिए बिहार में जैसे कहा था यार डॉक्टर का बेटा है तो डीपीएस में पढ़ेगा। डॉक्टर्स को लगने भी लगा कि हाँ भाई हमारा बच्चा है सरकारी स्कूल में क्यों पढ़ेगा। तो वो जिनकी सराउंडिंग में गया वो उनकी अलग सोसाइटी बनी। फिर इस प्रकार से सबकी अलग सोसाइटी बनी। फिर उस 90 के दशक में डर का माहौल तब पैदा होता है जब जाति के नाम पर हत्याएं शुरू होती है। आपको बताया जाता है कि आप गरीब हो क्योंकि इस जाति के आदमी ने आपका शोषण किया, और ये विद्वेष आपको दशक तक भरा जाता है आपके मन के अंदर। मेरे खुद के जीवन का एक्सपीरियंस था जब मैं 8 या 9 साल का था। जो लोग बाबू बाबू कह के बुलाते थे, अचानक से एक ने बोला अरे पंडितवा तुम्हारी चमड़ी निकाल देंगे, तुमने हमारा शोषण किया है। अब जो कहने वाला बच्चा था वो भी 11-12 साल का था। अब उस 11 साल के बच्चे के मन के अंदर जो खुद 8-9 साल का है, वो कैसे आ सकता है कि इसने मेरा 9 साल के बच्चे ने शोषण किया होगा। तो एक सामाजिक बदलाव के दौर से था। उसके बाद आते हैं जमींदार। पहली लड़ाई जो काको में जो नरसंहार का दिखता है वो लड़ाई थी कुर्मी और यादव समाज के बीच में और मुस्लिम समाज के बीच में। ये प्योरली लड़ाई जमीन की थी। जमीन, उस जमीन पर कब्जा किसका रहेगा, इसको लेकर के यादव समाज ने कुर्मी समाज और मुसलमानों को मारा था। वहां पे काको के पास की घटना है, अर्ली 80s की बात बता रहा हूँ। इसके बाद सीमांचल में जाए, वहां धानुक समाज और यादव समाज के बीच लड़ाई थी। वो भी वर्चस्व की लड़ाई था। उस वर्चस्व की लड़ाई में और भी कास्ट आए कालांतर में, लेकिन जो प्रमुख नाम आपको सुनाई पड़ता है वो पप्पू यादव का सुनाई पड़ता है। उस दौरान एक लेफ्ट के नेता होते थे, वो लाल गमछी बिछाते थे और जिसको आप टॉयल कहते हैं, जमीन पे। हाँ जमीन पे, और पूर्णिया के थे। और जो 1 रुपए का सिक्का देता था वो मान के चलते थे कि वो उनका वोटर है। और जब तक वो रहे, ठीक है, जब तक वो रहे कोई उन्हें हरा नहीं पाता था, क्योंकि वो पब्लिक से एक ऐसा कनेक्ट था। उनकी हत्या ब्राइट करियर हॉस्टल के बाहर पूर्णिया में होती है। एलिगेशन सीधे सीधे पप्पू यादव पर लगते हैं। तो जो मैंने कहा राजनीति में फिर पॉलिटिकल मर्डर्स और डर का ये दोनों मिक्स होने लगा कि अब हमारे पास धन है, ये है। इसके बाद अगर आप जाएंगे तो कई राजनीतिक हत्याओं का दौर शुरू हुआ दोनों तरफ से। 1991 में पहली बार एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने बिहार को बदल दिया। बारे हत्याकांड हुई। बारे एक जगह है
वहाँ पर भूमिहारों का गला काट करके उनकी पत्नी उनकी माँ के सामने रख दिया गया। इसने एक अलग चीज़ को जन्म दिया कि तुमने मारा है, हम भी मारेंगे। 70 साल के 60 साल के आयु में बरमेश्वर मुखिया, हुँ, जो कि हुँ, आरा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे, हुँ, खोपिरा गांव है एक, वहाँ उनकी भूमि पे लेफ्ट ने झंडा गाड़ा। अच्छा, ये जब चल रहा था तो पूरे बिहार में चल रहा था, मैं बताऊं। तो जब झंडा गाड़ा तो आप देखेंगे एक पहलू कि मेरे खेत पे झंडा गाड़ा, इस ये मैं मातृभूमि तो नहीं दे सकता, ये भूमि की लड़ाई है। फिर उन्होंने खेती बंद करके AK-47 खरीदी, रणवीर सेना बना, और लेफ्ट के अगेंस्ट जो लड़ाई शुरू हुई वो भी सशस्त्र ही था। अपने बच्चों को आर्म्स की ट्रेनिंग दिलाना, और उसके बाद उसका बदला जो हुआ वो बहुत भयंकर हुआ, बाथे नरसंहार। आपके दर्शक अगर गूगल करें तो संभवतः अ, अगर अफ्रीका के नरसंहार के बाद सबसे ज़्यादा किसी की चर्चा हुई है, जहाँ तक BBC की डॉक्यूमेंट्री इन सब भी बनी है। पूरे गांव में क्या बच्चा, क्या बड़ा, क्या महिला, किसी को नहीं छोड़ा गया। सबको गोलियों से मारा गया बाथे में। चूंकि वो गांव दलित समाज और कुछ मुसलमान वहां पे रहते थे, तो इसको लगा कि मतलब ये अगेंस्ट दलित था, वो अगेंस्ट लेफ्ट था, क्योंकि उनको लगा कि ये गांव के लोग सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मर हैं या लेफ्ट के साथ जुड़ते हैं। हुँ, वो रिवेंज था, वो जो मैंने बताया बारे का। इसके बाद बथानी टोला हुआ, तो बदले में रिवेंज उधर से भी शुरू हुआ, सेनारी हत्याकांड हुई, वहाँ भी भूमिहारों को मारा गया, फिर राजपूत को मारा गया। इस दौरान इस कास्ट लड़ाई में अगर आप एक पिक्चर देखें, हुँ, क्या दलित, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, कोई नहीं बचा। तो अपने बच्चों को बचाने के लिए एक पलायन का दौर शुरू हुआ कि आप अपने बच्चों को भेजो। लेकिन राजनीति करने वाले ये बात समझते थे कि जब तक इस प्रकार की चीजें चल रही है, मेरा डर चल रहा है, हुँ। लोग हमें वोट करेंगे। डर का माहौल तो है ही। हाँ, डर का माहौल तो हुँ, है ही, लोग मुझे वोट करेंगे। तो अगर आप उस दौर में देखें कि 95 के बाद जो लालू प्रसाद यादव का जो कोर ग्रुप रहा, हुँ, जो साधु यादव, सुभाष यादव भी रहे या उनके आसपास के जो लोग रहे, वो भी इस बिजनेस में थे। हुँ, अपहरण उद्योग अलग चालू हुआ, हुँ। जिसने बिहार को और पलायन दिया। जिस हिसाब से आपने बताया है कि जैसे हम जहाँ बैठे हैं पूना में, महाराष्ट्र में, हमने कभी अपहरण उद्योग कभी का कोई सोचा नहीं कि भई इस टाइप का एक बिज़नेस हो सकता है। तो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आपने नहीं सोचा ना, ये आपकी हुँ, गलती है। हाँ, वहाँ के लोगों ने सोचा कि चलो अब हमारे पास मॉर्टन टॉफ़ी नहीं रही। देखिए, बिहार में चीनी मिलें थी। हुँ, बच्चों ने आपके जनरेशन के सभी बच्चों ने मॉर्टन टॉफ़ी खाई होगी, वो हुँ, बिहार के छपरा में प्रोड्यूस होती थी। हुँ, टॉप नॉच क्वालिटी की हुँ, टॉफ़ी होती थी, पूरे भारत में सप्लाई बिल्कुल, होती हाँ। थी, वो बंद हो गई। हुँ, उसका कारण ये था कि रंगदारी योजना के तहत पंचवर्षीय राजद के या फिर जो लोग थे पॉलिटिकली वेल इन्फ्लुएंस, वो व्यापारियों को धमकाने लगे, उनसे मंथली पैसे वसूलने लगे, चीनी मिलें बंद होने लगी। इन सब का एक सोशल इम्पैक्ट भी हुआ। अब उन जगहों पे काम करने वाला मज़दूर कहाँ जाएगा? हुँ, दिल्ली जाएगा, बॉम्बे जाएगा, कर्नाटक जाएगा, है तो मज़दूर ही। तो उनका पलायन शुरू हुआ। अपहरण उद्योग का इम्पैक्ट अलग हुआ, उससे एलीट क्लास का पलायन हुआ। हुँ, डॉक्टर का पलायन होने लगा, उनके बच्चों का पलायन होने लगा, इंजीनियर के पलायन होने लगे। एक डॉक्टर साहब तो एक अणे मार्ग से लालू प्रसाद यादव के PMCH के डॉक्टर थे। लालू प्रसाद यादव के घर से निकल रहे थे मिल करके, और उनकी किडनैपिंग हो गई। बहुत बाप रे! बवाल हुआ, PMCH के वो बड़े डॉक्टर थे। हुँ, इतना बवाल हुआ कि डॉक्टर ने स्ट्राइक करा दिया। स्ट्राइक तोड़वाने के लिए लालू प्रसाद यादव जी ने स्वयं फ़ोन किया कि बोला सबका मिजाज ठंडा कर देंगे, सबकी नौकरी खा जाएँगे। तो इस तरह की चीज़ें हैं, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया में एविडेंस है इनके, हुँ, लेकिन उसके बारे में चर्चा इसलिए नहीं होती क्योंकि एक समय के बाद समाज आगे नहीं करना चाहता। हुँ, लेकिन वो डर का माहौल तो था। हुँ, एक इलेक्शन 2004 का है, और आपको मैं बताऊँ कि एक 14 साल के बच्चे की किडनैपिंग ने लालू प्रसाद यादव के राज का अंत कर दिया। हुँ, अटल बिहारी वाजपेयी, एक DPS का लड़का किडनैप हुआ था, किसले। अटल बिहारी वाजपेयी ज़बरदस्त वक्ता हैं, ये तो वक्ता थे, हम सब जानते हैं। तो गांधी मैदान में उनकी सभा हो रही थी और उन्होंने आँख बंद करके कहा, "कहाँ है मेरा किसले? बिहार सरकार उसे वापस लेके आ जाए। हमें सरकार नहीं बनानी है, लेकिन उस बच्चे को वापस कर दें।" बिहार सरकार पे दबाव हुआ, फाइनली वो बच्चा जो किडनैप हुआ था, वो मिला।
लेकिन इसने बिहारियों के अंदर एक जो अ, जंगल राज के प्रति रोष उत्पन्न किया। आप कल्पना कीजिए कि एक आईएएस की पत्नी का बलात्कार हो जाए, दलित आईएएस की पत्नी का। बताइए। तो फिर जब आईएएस की पत्नी का बलात्कार हो रहा है तो फिर कहाँ कोई सुरक्षित है? और वो जो जिसके ऊपर आरोप लगे ये गंभीर, वो उसने लालू यादव जी की महानता के ऊपर किताब लिखी। तो ये एक लड़ाई थी और बिहार में उस वक्त जॉर्ज फर्नांडिस जो मजदूर संघ के भी बड़े नेता रहे हैं, उनकी आइकॉनिक एक तस्वीर आप लोगों ने देखी होगी जो इमरजेंसी के टाइम गिरफ्तार हुए थे हथकड़ी वगैरह लगा करके। उन्होंने सदन के अंदर इस मुद्दे पे लोकसभा के अंदर बोला। इसका राजनीतिक इंपैक्ट बहुत जबरदस्त था और वो टाइम था डाउनफॉल का। इसी दौरान एक इंसिडेंट आया कि एक वीएस दुबे नाम के हार्डकोर ड्राई ऑनेस्ट आदमी के पास वित्त मंत्रालय का मतलब वो काम देख रहे थे, फाइनेंस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी थे। उन्होंने देखा कि भाई जो जानवरों का चारा वगैरह होता है उसमें अनियमितता है। पूरा प्रोसेस जब खोदा तो सिर्फ लालू प्रसाद यादव नहीं, उसके पीछे जगन्नाथ मिश्रा भी थे। और फाइनली वो केस लंबा चला, 2011-12 तक चला, लेकिन फाइनली उस केस में जगन्नाथ मिश्रा और लालू प्रसाद यादव दोनों को सजा हुई एक ड्राई ऑनेस्ट आदमी के कारण। लेकिन इन सब का कलेक्टिव इमेज ये बना कि भाई इस करप्शन से बाहर निकला है नीतीश कुमार को लाना है। नीतीश कुमार 2005 में जब सत्ता में आए तो उनके पास बैगेज ये था। मैं अपने रियल लाइफ की स्टोरी बताता हूँ। जो मेरा गांव है वो शहर से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पे है, आरा शहर से। वहां जाने के लिए 4.5 घंटे लगते थे, मतलब सड़क थी ही नहीं। तो ऐसी स्टोरी जो है ना, ये सड़क नहीं होने की स्टोरी पूरे बिहार में थी। अब आप बताइए, जब सड़क ही नहीं होगा तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो रोजगार नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा तो पलायन होगा। ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से जनरेट किया गया क्योंकि वो समझता था आदमी कि अगर ये लोग बिहार में नहीं रहेंगे तो मेरा लाइफ टाइम सत्ता में रहना बनेगा, क्योंकि डेमोग्राफी बदल रही है, हम सत्ता में आजीवन रहेंगे। माइनस में जीडीपी था बिहार का 1995 से लेकर के अगर आप दौर देखें, सिर्फ बिहार तरक्की किस में था तो किडनैपिंग हो जा रही है, वो धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, हत्याकांड हो रहे हैं। हत्याकांड तो खैर देखिए, हत्या दो तरह की चीजें होती है, एक इंडिविजुअल क्राइम होता है और एक वेल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है। अभी हम इस पे आगे आएंगे, लेकिन जो मैंने कहा कि डर की राजनीति, तो प्रशांत किशोर के लिए जो सबसे डिफिकल्ट जोन है वो दो तरफ के डर की राजनीति। एक जो कहता है कि भाई बीजेपी आएगी तो मुस्लिम्स को प्रॉब्लम हो सकती है, एक सेगमेंट वो है। एक सेगमेंट वो है जो कहता है राजद आएगी तो हिंदू मुस्लिम दोनों को प्रॉब्लम हो सकती है, वो जंगल राज, क्योंकि वहां हिंदू मुस्लिम कोई सुरक्षित नहीं था। इसीलिए आप देखेंगे नीतीश कुमार को दोनों को वोट मिला, दोनों का वोट मिलता है। तो इस डर की राजनीति के बीच में बिहार की सियासत है और वहां पे प्रशांत किशोर की एंट्री हुई है। वो कह रहे हैं हम आपको शिक्षा देंगे, रोजगार देंगे, लेकिन क्या वो लालू प्रसाद यादव का जो कोर वोटर है, जो बीजेपी को सिर्फ इस डर से वोट नहीं करता है क्योंकि वो सत्ता में आ जाएगी, वो प्रशांत किशोर की तरफ जाएगा? या वो वोटर जो राजद को इसलिए वोट नहीं करता सिर्फ इसलिए कि वो जंगल राज पुनः स्थापित हो जाएगा, बिहार का जीडीपी वापस चला जाएगा, नौकरियां नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा, तो क्या वो प्रशांत किशोर की तरफ जाएगा? जो ये बिहार का ये राजनीति में प्रशांत किशोर वाला जो प्रोसेस है वो इतना इजी नहीं है। पद यात्रा के दौरान वो समझाने का प्रयास जरूर कर रहे हैं। दिल्ली और नोएडा के पत्रकार तो ये कह रहे हैं कि भाई 18% लोग उनको सीएम देखना चाहते हैं, कोई 15% कह रहा है, कोई 12%। लेकिन जब मैं ग्राउंड पर जाकर के इंटरेक्शन करता हूँ तो ये बात सही है कि वो प्रशांत किशोर की बात जरूर करते हैं, लेकिन जब आप उनसे 2-3 और प्रश्न पूछते हैं कि नीतीश कैसे थे, मोदी कैसा है, जो मोदी या फिर नीतीश के द्वारा जो योजनाएं हैं वो कैसी हैं, फिर वो आखिर में वो कहता है कि नहीं, वोट तो हम आखिरी मोमेंट में डिसाइड करेंगे, जो जीत रही होगी उसको देंगे। अब यहां से आपको टेक अवे लेना है कि जो जीत रही होगी। प्रशांत किशोर इस कंडीशन में नहीं है कि वो राजद या बीजेपी को अकेले कुछ सीटों को छोड़ दे तो कि हरा पाएंगे। तो वहां पर जो प्रशांत किशोर को देने वाला वोटर होगा वो आखिर में अपने उस कोटे को वोट करेगा, या वो राजद की तरफ या एनडीए की तरफ,
जिसका वोटर था वो चला जाएगा क्योंकि सामने वाला ना जीत जाए। और सामने वाले को हराने का टैक्टिकल वोटिंग, ये जो बिहार में आपको दिखी है 2024 के भी इलेक्शन में आपको दिखी थी, तमाम चीज़ों के बावजूद। तो प्रशांत किशोर की राह बहुत मुश्किल है। अब आते हैं तेजस्वी यादव के ऊपर। महागठबंधन के चेहरे हैं, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी के दोनों सीएम रही, उनके बेटे हैं। उनके साथ जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, उनके साथ जो उनकी सोशल मीडिया की टीम है, जो कि हरियाणा के संजय यादव जी पूरा चलाते हैं। तेजस्वी यादव एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जहां पर हर तरफ वाक पटुता के योद्धा है राजनीति के। नीतीश कुमार हैं, ललन सिंह हैं, जदयू के अब तो नीतीश कुमार के बेटे भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली दिख ही रहे हैं आपको। इसके अलावे नरेंद्र मोदी है, उनका अब आमना सामना रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के साथ है। बॉलीवुड में एक फिल्म भी बनाई थी उन्होंने, और लेकिन वो फिल्म में भले सक्सेसफुल ना रहे, लेकिन एक नेता के बेटे के तौर पे अगर आप देखें नए जनरेशन में, तो चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव, उनसे काफी भारी दिखते हैं। उन्होंने अपने पिता की लेगेसी को बहुत अच्छे से संभाला है। अब वो आमना सामना तो हो ही रहा है चिराग पासवान और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव का। इसके अलावा अब योगी आदित्यनाथ हैं, फायर ब्रांड लीडर हैं, नरेंद्र मोदी है। तो एक तरफ स्टार कैंपेनर्स की जो है ना वो भीड़ है, और एक तरफ राहुल गांधी है। देखिए, जो बीजेपी का सबसे बड़ा एसेट है, आई पर्सनली बिलीव, वो नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ नहीं है, वो राहुल गांधी है। ट्रस्ट मी, अगर राहुल गांधी किसी चुनाव में चुप रह जाए ना, वो चुनाव कांग्रेस जीत सकती है। उदाहरण देता हूं, तेलंगाना का आप इलेक्शन देखिए, कर्नाटका का, हिमाचल का देखिए, हरियाणा में गया, जीती हुई बाजी हार के आ गया। अब इनको लगता है कि एकदम आउट ऑफ नोवेयर, जो कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी नहीं है। देखिए, कांग्रेस में एक समय सेवा दल होता था, जैसे संघ है, सेवा दल होता था। कांग्रेस को समझना है तो राहुल गांधी को पहले अपने जो जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी जी या फिर जो राजीव गांधी की लेगेसी रही है, उनको समझना पड़ेगा। ये अफसोस की बात है कि कांग्रेस उस लेगेसी को छोड़ करके कहीं और फंसी हुई है। उसे अचानक से याद आया कि नहीं, कास्ट लाइन पे प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन होना चाहिए। भाई, बिहार में प्राइवेट नौकरियां नहीं है, और आपको लगता है कि आप बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हो। जिस भी इंटेलेक्चुअल ने आपके लिए ये सब लाइन्स लिखी है, ट्रस्ट मी ब्रो, वो अमित शाह का आदमी है। ट्रस्ट में, क्योंकि वो लाइन लिख ही नहीं सकता कोई सही कांग्रेसी इस बात को समझेगा कि बिहार के ग्राउंड रूट की सिचुएशन क्या है। वो हर बार आते हैं और नरेंद्र मोदी के ऑनेस्टी पे एलिगेशन लगाते हैं। देखिए, ये डिफिकल्ट काम है। नरेंद्र मोदी पर आप 100 एलिगेशन लगा सकते हैं, लेकिन बिहार की जनता या देश की जनता ये मान ले कि मोदी करप्ट है, ये थोड़ा डिफिकल्ट काम है, क्योंकि उनके पास फैमिली नहीं है। नीतीश कुमार करप्ट है। ये तेजस्वी यादव के बेटे, जो कि स्वयं लालू प्रसाद यादव रहे, जो कि चारा घोटाला के अब अक्यूज नहीं रहे, वो इस देश की न्यायपालिका के द्वारा करार दिए गए अब एक मुजरिम है। वो लगाएंगे तो वो लेबल चिपकेगा नहीं ना कि नीतीश कुमार इज करप्ट है, वो भ्रष्ट आदमी है, ये नहीं चिपकेगा। और ये उस प्रोसेस पर जा रहे हैं, उस पिच पे जा रहे हैं। ये तो पिच बीजेपी की पिच हो गई, उसके लिए इससे ज्यादा इजी हो ही नहीं सकता। आपको काउंटर करना था तो आप दूसरी बात, आप काउंटर भी नहीं कर सकते एजुकेशन पर कि हम अच्छी शिक्षा लेकर आएंगे। सबसे पहले जैसे ही आप बात करते हैं अच्छी शिक्षा लेकर के आएंगे, पूरा विपक्ष कहने लगता है हाँ, अपने बेटों को तो पढ़ा नहीं पाए, आप अच्छी शिक्षा लेकर के आएंगे, कैसे चलेगा। तो तेजस्वी यादव जिस चक्रव्यूह में घिरे हुए हैं, वो उनके पिताजी के द्वारा ही अर्ली 90s और लेट 90s में तैयार की गई थी, और उसी का वो बैगेज तेजस्वी यादव धो रहे हैं। अब आते हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने अनडाउटेडली बिहार के लिए बहुत काम किया। जैसे मैंने जो सड़क की हालत बताई, आज बिहार के किसी भी गांव में एम्बुलेंस पहुंचती है। इलेक्ट्रिसिटी लालू प्रसाद यादव के ज़माने में शायद चुनाव चिन्ह में उनका लालटेन है, तो बिजली नहीं रहती थी तो लालटेन बनाया आपने। आज तो एलईडी का ज़माना है, और बिहार के हर स्टेट में, मतलब आप डिस्ट्रिक्ट में आप चले जाओ, लाइट रहती है, इलेक्ट्रिसिटी है। इस फैक्ट को आप डिनाई नहीं कर सकते। कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है कि आप बिहार में पटना
कहीं से भी 4 घंटे 5 घंटे के अंदर पहुंच सकते हैं। अच्छे जिसको कहते हैं क्वालिटी के हाईवेज हैं, बनाए गए हैं। ये सब नीतीश कुमार का क्रेडिट है, आप उनसे नहीं छीन सकते। अब रही बात रोजगार की, तो अभी 8 महीने से चिराग पासवान को हुए, वो कैंपा कोला का 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बेगूसराय में लेके आया है। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि वो नहीं किया है। आर्म्स को लेकर के कॉरिडोर बना रहे हैं गया में, कैमूर में, वो जीतन राम मांझी के नेतृत्व में हो रहा है। वो भी 8-9 महीने से ही मंत्री हैं। एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस कंप्लीट होने में टाइम लगता है। जैसे कि आप बुर्ज खलीफा बना रहे थे, तो बुर्ज खलीफा बनने के पहले एक फाउंडेशन तैयार करना पड़ेगा। तो नीतीश कुमार ने अभी तक ये जो राजनीति की है फाउंडेशन की, उदाहरण देता हूँ, मैंने बताया कि किस प्रकार से मिस पटना का जो है एक लड़की थी और उसका मतलब उसकी हत्या होती है, उसके मित्र की हत्या होती है और उस केस को फिर आत्महत्या करार दे दिया जाता है। वहाँ से एक मैसेज आता है कि बच्चियों को घर के बाहर नहीं निकलना है 5 बजे के बाद। वो नहीं निकलती थी। इस प्रकार की गुंडागर्दी थी, इसमें कोई झूठ नहीं है। वहाँ से नीतीश कुमार आते हैं, कहते हैं कि तुम साइकिल लो, कपड़े लो, तो लोग हंसते हैं, बोले इससे क्या होगा। बच्चियों को स्कूल तक पहुँचाया, किताबें दी, स्कूल पे पहुँचाने के बाद कॉलेज में गई, कॉलेज में उन्हें कंटिन्यू कराना था तो 50,000 रुपये दिए। कास्ट नहीं देखा, रिलीजन नहीं देखा, नीतीश कुमार ने सबको दिए। जब कॉलेज के बाद ग्रेजुएशन हुआ तो नौकरी चाहिए, तो बोला ओके ठीक है, तुमको 45% रिजर्वेशन देता हूँ। पुलिस विभाग में, ब्यूरोक्रेसी में, शिक्षा विभाग में, हर विभाग में महिलाएं नौकरी है। अब आप देखिए, जो बच्ची 5 बजे के पहले बाहर नहीं निकल रही है, वो बच्ची बिहार के पटना में रात के 12 बजे आपको सुरक्षा दे रही है। अगर ये विमेन एम्पावरमेंट नहीं है तो फिर विमेन एम्पावरमेंट की परिभाषा क्या है किसी के दृष्टिकोण में? सच में। तो इसके बीच नीतीश कुमार के कर्म है, काम है, और इन सब के बीच ये चुनाव है जहां अंधाधुंध पैसा है, बह रहे हैं, शराबबंदी है, क्राइम है। नीतीश कुमार जी के राज में गोपाल खेमका जैसे व्यापारी की अभी हत्या हुई कुछ दिन पहले। अब क्राइम 2 तरह के होते हैं, एक इंडिविजुअल क्राइम, जहां उस क्रिमिनल माइंडसेट के लोग को आप रोक नहीं सकते, वो क्राइम कहीं भी करेगा, वो यूपी में बुलडोजर चला लो तब भी हो जाएगा, वो महाराष्ट्र में भी होता है। एक वो क्राइम है, और एक क्राइम है जो जैसे मैंने कहा अपहरण उद्योग चल रहा था, जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी के बड़े बड़े नेता इन्वॉल्व है। और ये बात मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं, ये एलिगेशन साधु यादव जो कि लालू प्रसाद यादव के साले हैं, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर अंदर डील होता था। लालू प्रसाद यादव का अपना साला लगा रहा है। तो ये राजनीति, ये बहुत डर्टी पॉलिटिक्स है, लेकिन ये वो चीजें हैं जो बिहार की राजनीति को बदलती हैं। और फाइनल जो टेक होता है कि भाई आखिर में पीएम तो चुन नहीं रहे हैं, हम तो मुख्यमंत्री बिल्कुल अभी चुनेंगे, उससे पहले एमएलए चुनेंगे। तो क्या एमएलए हमारी जाति का है कि नहीं? 100 बात की एक बात गुरु, लालू प्रसाद यादव का कोर वोटर जिसे कहा जाता है माई समीकरण, उस पे आते हैं थोड़ा। माई समीकरण क्यों टूट रहा है? माई समीकरण के टूटने का कारण एक लंबे समय के बाद कुछ यादवों को लगने लगा है कि नहीं लालू प्रसाद यादव अपने परिवार का, अपने इसका तो भला करना चाहते हैं, लेकिन मेरे कास्ट का भला नहीं कर रहा है। मुस्लिम्स का वोट क्यों टूटा? क्योंकि मुसलमानों के अंदर जो एनडीए बीजेपी का डर दिखता है वो बिहार में कम हो जाता है, क्योंकि एनडीए में बीजेपी का तो मुख्यमंत्री बन नहीं रहा है, बन तो नीतीश कुमार रहे हैं, और नीतीश कुमार को कोई कम्युनल नहीं कह सकता। भागलपुर दंगे को 1989 में हुआ, 2005 तक किसी भी पीड़ित को इंसाफ नहीं मिला। नीतीश कुमार सत्ता में आया, सबसे पहले वो काम किया, और सभी को ना जाति देखा। मैं एक मुसलमान से मिला था, उसने बोला भागलपुर के तो कुछ मुसलमान ये कह रहे हैं कि यार इस दंगे में हमारे परिवार का आदमी क्यों नहीं मरा, हमें भी कुछ पैसे मिलते, हमें भी योजना मिलती। मतलब एक उसको फनी वे में उनके कहने का अंदाज था, लेकिन कहने का ये मतलब था कि इतने लोगों को मिला। अब आते हैं प्रधानमंत्री की योजना। देखिए, आप और मैं उस जगह पर हैं जहां हमारे लिए शौचालय की अहमियत है ही नहीं, हम नहीं समझ सकते। उस महिला के दृष्टिकोण को समझिएगा जो सूर्य उदय से पहले शौच को गांव में जाती थी और फिर सूर्य अस्त के बाद जा सकती है। महिलाओं के अंदर बहुत सारी समस्याएं होती है, दिन में कुछ समस्या है
तो वो शौच को नहीं जा सकती। हम्म, इस पीड़ा को अगर इस देश में किसी ने समझा है, वो नरेंद्र मोदी ने समझा है। ये बहुत बड़ा कदम था, गांव-गांव में, घर-घर में शौचालय होना, और उसके लिए चूंकि वो सक्षम नहीं है, सक्षम होता तो मना लेता ना, वो सक्षम ही नहीं था, तो सरकार ने इनिशिएट किया। तो अच्छा, बिहार में 2 चीजें हुई, सरकार के साथ कुछ पैसे स्टेट ने दिए ताकि अच्छे से शौचालय बन सके, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, कुछ भी कह लीजिए, सबको शौचालय पैसे मिले। फिर उन्होंने पक्के घर के लिए योजनाएं चलाई, हिंदू को भी मिला, मुसलमान को भी मिला। मोदी जी की योजना, ये तो महाराष्ट्र में भी है, ये तो तमिलनाडु ये में तो भी पूरे है। देश में है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो पहले जो होता था 1.5 लाख रुपए चले, चूंकि डीबीटी नहीं था, ये एक प्रोसेस के थ्रू मोदी ने किया ना। पहले जनधन अकाउंट खुलाया तो लोग हंस के बोले इससे क्या हो जाएगा, आधार लिंक कराया, बोला इससे क्या हो जाएगा, इससे जो बिचौलिए 50,000 रुपए खा जाते थे वो नहीं खा पा रहे हैं ना। 50 से ज्यादा कभी-कभी तो कहने, राजीव गांधी जी का कहना है कि मैं तो केंद्र से 1 रुपए भेजता हूँ, 15 पैसे बेचते हैं, 15 पैसे पहुंचते हैं। तो ये तो वास्तविक, और इसमें राजीव गांधी की भी गलती नहीं है, क्योंकि राजीव गांधी के जो लोग नीचे हैं, वो सिस्टम ही वैसा था। वो राजीव गांधी को थोड़ी ना बता रहे हैं, वो मनमोहन सिंह को थोड़ी ना बता रहे हैं। मोदी ने इस सिस्टम को समझ लिया, वो डीबीटी लागू कर दिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसके साथ उनको पहली बार एहसास हुआ, देखो भाई, एक ऐसी सरकार आई है जो हमें ऐसा दे रही है, और सरकार हमारे पैसे भी नहीं किसी को हड़पने दे रही है। तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग जब मोदी या नीतीश को क्रिटिसाइज करते हैं, वो भूल जाते हैं कि वो जिस क्लास पर, जिस जगह पे बैठे हैं ना, उन्होंने ये प्रॉब्लम देखी ही नहीं है। बरसात है, छप्पर से पानी चू रहा है, उनके लिए वो समस्याएं नहीं है। लोन लेने जाएंगे आप और हम, तो हमें मिल जाएगा, हमारा सिविल बहुत अच्छा है। लेकिन जिसके पास सिविल का छोड़िए, आय का साधन नहीं है, उसके लिए 50,000 का लोन कौन देता है? हियर इट कम्स नरेंद्र मोदी, जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के तहत मैं आपको पैसे दूंगा। ऐसा देश में 33 करोड़ लोग हैं, अभी तक 11 करोड़ से ऊपर लोगों को प्रधानमंत्री मुद्रा लोन मिला है, लेकिन उन 33 करोड़ लोगों के दर्द को किसी ने समझा ही नहीं। उसमें आप रिलीजन की पॉलिटिक्स खेले हो, और बीजेपी के नेता भी खेलते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी सत्ता में आने की कला है। विपक्ष में आके तो आप कुछ नहीं बदल सकते। तो सत्ता में आने के लिए 2 तरीके हैं, एक सेकुलर एंगल कोई कहता है, और दूसरे कोई कहते हैं सांप्रदायिक एंगल। है सत्ता में आने की कला, इसको हम यूं समझे। एक बार सत्ता में आ गया तो फिर हम स्मूथ काम करेंगे, लेकिन सत्ता में आने के लिए वोट चाहिए, डेमोक्रेसी का ये रूल है। तो इसी डेमोक्रेसी के बीच बिहार है सर। बिहार के बाहर जो मेरी उम्र के लोग हैं, बहुत कम लोग बिहार राजनीति में इंटरेस्टेड होंगे या उनको जानकारी भी होगी। तो आप सबसे पहले बताइए कि मैं इसकी परवाह करूं क्यों? क्योंकि बिहार भारत का वो स्टेट है जहाँ से आपके भारत की डेमोग्राफी, भारत की एकता, अखंडता, दोनों इंपॉर्टेंस है। बिहार की राजनीति ने हमेशा भारत को एक डायरेक्शन दिया है। महात्मा गांधी जब चले मार्च के लिए, नमक आंदोलन के लिए, तो चंपारण से चले, बिहार की भूमि से चले। भारत में जो इमरजेंसी लगी, उसके पहले जो कारण रहे, स्टूडेंट प्रोटेस्ट और ये सारी चीज़, वो बिहार की धरती से हुई। बिहार ने हमेशा भारत की राजनीति को एक नया दृष्टिकोण दिया, सोचने का एंगल दिया। आज जो राहुल गांधी जिस पिच पर बैटिंग कर रहे हैं 20 साल बाद, इसी पिच पर तो अर्ली 90s में लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान बैटिंग कर रहे थे। बस राहुल गांधी इतना डिले बैटिंग कर रहे हैं कि 5 दिन का टेस्ट कंप्लीट हो गया है, रिजल्ट आ गया है उस टेस्ट मैच का, अब वो जाकर के मैच खेलना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ कोई बॉलिंग बैटिंग करने वाला है ही नहीं। वो पासिंग सावर है। ये एक समस्या हो सकती है। लेकिन जो आपने पूछा कि क्यों परवाह करें, तो मैंने कहा कि बिहार भारत को राजनीतिक रूप से एक हमेशा ही अलग दृष्टिकोण देता है, और वो दृष्टिकोण आज भी आप देखिए, पूरे भारत में रोजगार की बात होती है, गवर्नमेंट जॉब ही रोजगार है, क्योंकि ये दृष्टिकोण बाहर आ रहा है बिहार से। हम जो मेन स्ट्रीम मीडिया में देखते हैं, हमारा मेनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आजकल सोशल मीडिया होता है, जनरली, सिर्फ मेरी उम्र का नहीं। तो हम जो बिहार राजनीति के रिगार्डिंग देखते हैं, उस पर वो सच है कि नहीं? देखिए, बिहार की राजनीति के कई पहलू। कुछ लोग कहते हैं बिहार लेबर स्टेट है, कुछ लोग कहते हैं बिहार ने बहुत कुछ दुनिया को दिया है। हाँ। लेकिन हम 2025 की बात करते हैं। भारत में जो सबसे बड़ी
सिक्योरिटी एजेंसी है वो SIS, वो एक बिहारी चलाता है, जो महाराष्ट्र के संदर्भ में से समझते हैं। 26/11 हुआ हमला, उसमें सबसे अधिक बिहार रेजिमेंट के लोग थे जो बचाने आए। जो उरी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, वो बिहार रेजिमेंट के लोग थे। तो बिहार का आयाम बहुत अलग है। अगर आप देखेंगे बिहार, देखिए सोसाइटी है ना, वो बच्चों की परवरिश में एक बहुत निर्माण में अलग है। बिहार में लोग कहते हैं कि भाई एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एजुकेशन आज की इंपॉर्टेंस नहीं है। बिहार शुरू से ही एजुकेशन को लेकर के कीन रहा है। नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, जहां फाहियान आए। जी। आप समझो कि ये लोग पूरी दुनिया से क्यों आते थे? एजुकेशन के लिए। आज भी अगर आप देखें तो बिहार सबसे ज्यादा IAS IPS IITN दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि बिहारियों को ये लगता है भाई कि एजुकेट होकर के हम कुछ भारत में दे सकते हैं, तो वो सिस्टम के साथ जुड़ना चाहता है। कुछ लोग व्यापार के साथ जुड़ करके योगदान देना चाहते हैं। व्यापार बिहारियों को थोड़ा कम समझ में आता है। वो समझते हैं कि एजुकेशन के साथ वो बिहार की सोसाइटी और भारत की सोसाइटी के साथ जुड़ करके भारत के लिए कुछ कर सकते हैं। अब कुछ लोगों को इससे प्रॉब्लम भी हो सकती है, एज इन जैसे कि बिहार, मान लीजिए बिहार में पलायन जो शुरू हुआ, जो मैंने सर को बताया 90s के जनरेशन में। अब बिहार का एक लेबर जो 500 रुपए में काम कर देता है एक दिन की दिहाड़ी के लिए, तमिलनाडु में वो रूल 800 रुपए का है। तो कंपनीज क्या करती हैं प्रॉफिट के लिए, बिहारियों को हायर करने लगती हैं। तो तमिलनाडु में बैठा हुआ एक मजदूर ये सोच सकता है कि इसके कारण मुझे रोजगार नहीं मिल रहा है। तो फिर ये प्रॉब्लम क्लैश में कन्वर्ट होता है। इसके लिए आवश्यक है कि बिहार का पलायन कम हो। इसके लिए आवश्यक ये है कि बिहार में फैक्ट्रीज लगे। फैक्ट्रीज नहीं लग सकती क्योंकि लैंडलॉक स्टेट है। तो फिर क्या है, आप सर्विस सेक्टर में जाएंगे, और जैसे ही सर्विस सेक्टर में आएंगे तो फिर वही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर वो जोमेटो से लेकर के सब कुछ, आप कुछ भी कहिए, वो सब सर्विस है, रेस्टोरेंट से लेकर के, तो पूरे भारत में फिर अप्लाई होता है। तो बिहार के प्रति जो मीडिया ने परसेप्शन बना के रखा है वैसा है नहीं। आम बिहारी एक बहुत हम्बल होता है, आपको भैया भैया कह के भी बुलाएगा, भाई कह के बुलाएगा, क्योंकि बिहार एक ऐसा स्टेट है जिसके हर लेटर में भारत है। बी से भारत, आई से इंडिया, ए से आर्यावर्त, हाँ, ए से ऐसे आर्यावर्त, आर्यभट्ट, ठीक है, एच से हिंदुस्तान हो गया, एच से हिंदुस्तान, आर से रावी, मध्य प्रदेश, जहाँ पे बौद्ध का ये सब कुछ था। तो अपने आप को इंडियन जिस प्रकार से एक बिहारी समझता है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को जिस तरह से वो देखता है, वो एक अलग दृष्टिकोण है। उस दृष्टिकोण को समझे बिना बिहारी को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब आते प्रेजेंट राजनीति पे। आप कह रहे थे कि अभी बहुत पॉलिटिकल डिवाइड हो रहा है यादवों में और अलग अलग कास्ट में। हाँ जी। तो ये सब जो कंफ्यूजन चल रहा है वहाँ पे, इसका सबसे ज़्यादा फायदा कौन उठा रहा है अभी और क्यों? जिसके पास सोशल इंजीनियरिंग, जिसको बिहार में लोग कहते हैं, नोएडा दफ्तर के पत्रकार, और जिसके पास सबसे बड़ा वो कास्ट और इसका एक सोशल इंजीनियरिंग बनता है, उसको फायदा होता है। इस सोशल इंजीनियरिंग को जैसे मैंने बताया कि डैमेज करने का प्रयास प्रशांत किशोर कर रहे हैं। अब ये कितना होगा, ये तो ग्राउंड के ऊपर हम लगातार डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। अभी तक जो हमारे पास आंकड़े हैं, लगभग सर्वे 30,000 से ऊपर का हमने सैंपल साइज इकट्ठा करके रखा है। इसमें मेरे हिसाब से दोनों पार्टियों को कर रहे हैं। जैसे अब शाहाबाद प्रमंडल है, उधर भाजपा को डेंट कर रहे हैं, तो सीमांचल जो कि मुस्लिम बहुल है, वहां पे राजद को भी प्रॉब्लम हो रही है। इनफैक्ट कई जगह पे ओवैसी को भी प्रॉब्लम हो रही है। अब ओवैसी जैसा हार्डकोर, ये अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखिए 2020 के चुनाव को अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो राजद और NDA दोनों को मुसलमानों ने वोट नहीं किया। और अच्छा, दोनों को नहीं किया? हाँ, दोनों को नहीं किया। इसलिए मैं बता रहा हूँ, 5 विधानसभा में असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडियन इत्तेहाद मुसल्लमीन बिहार में जीती। अब देखिए बिहार के उस सेगमेंट को समझना है ना, तो मैंने आपको बताया कि किसी समय बिहार जो है बंगाल प्रेसिडेंसी भी था, तो उसकी छाप थोड़ा बहुत उसका ये चीज दिखता है वहां, वो फ्लेवर है थोड़ा, वो फ्लेवर है, वो रहेगा। ठीक है। ऐसे में जब ओवैसी एकदम फंडामेंटलिस्ट बातें करते हैं, तो एक सेगमेंट है जो कहता है ये हमारा मुसलमानों का नेता है। और आप सोचिए कि लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने
आडवाणी जी के रथ यात्रा को रोका था, उसके बाद मुसलमान उनके होके रह गए। हम्म, लेकिन वो एक दशक था। कैसे बदलता है समाज, सोसाइटी, उसको आप देखिए। नेक्स्ट जनरेशन ने उस चीज को भुला दिया, बोला नहीं, लालू प्रसाद यादव मेरे नेता नहीं है, ओवैसी मेरा नेता है। 5 सीट पे ओवैसी को जीता है। अब कमाल की बात है कि उस ओवैसी को भी जनसुराज डेंट कर रहा है, हम्म, जो अलग प्रकार की बात कर रहे हैं। अरे तुमको यार क्या मिल रहा है, तुमको कुछ हो नहीं रहा है, तुम्हारा तो कुछ हो नहीं रहा है, तुम्हारा तो भलाई हो नहीं रहा है। हम्म, थोड़ा बहुत जो भलाई की वो तो मोदी ने कर दी, तुम्हारा हम्म, तो ये नेता है ही नहीं। और ये 9th फेल तुम्हारी नेता तुम्हारी चीजों को खाली रिलीजन के नाम पे तुमको प्रोवोक करता है। दूसरा वो हैदराबाद से आके तुमको प्रोवोक करता है, तुम्हारी तो पूरी क्लास बदल के रख दी है, तुमसे लोग नफरत करने लगेंगे इस प्रकार की चीजें करोगे तो एक पढ़ा लिखा उनके अंदर जो तबका है वो कह रहा है हाँ ये तो नहीं होना चाहिए, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अब मैंने कहा कि वो फ्लेवर है, वो कैसे है। हम्म, देखिए, बिहार की राजनीति में मुसलमानों का पक्ष रखने वाले ज्यादातर नेता जो रहे सीमांचल में, वो मुसलमान ही रहे। अफसोस की बात है उन्होंने उनके लिए कुछ किया नहीं। हम्म, तस्लीमुद्दीन रहे, तारिक अनवर रहे, ये बात किसी ने पूछा ही नहीं आज तक कि भाई तुमने उनको चुना था तो उन्होंने तुम्हारे लिए क्या किया। जब प्रशांत किशोर की पद यात्रा शुरू हुई ना, प्रशांत किशोर ने गांव गांव में जाकर के मुसलमानों के गांव में ये पूछना शुरू कर दिया। तो एक बार पूछोगे फर्क नहीं पड़ता, 2 बार में फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे मैंने कहा कि शाहाबाद में बीजेपी को डेंट हो रहा है, वैसे ही वहां अच्छा शाहाबाद में भाजपा के कैडर क्यों दूर हो रहे हैं, वो ये वहां पे जाके कह रहा है कि तुम्हारे लिए एनडीए ने क्या कर दिया, अपने आप को सवर्ण कहते हो तो तुम्हारे लिए कौन सा परिवर्तन। अभी तुम भी तो जाके लेबर स्टेट की तरह ही यूज कर रहे हो, गाली ही सुन रहे हो बिहारियों के नाम पे। तो इतने लालू को दे के रखा है, इतना बीजेपी को दे के रखा है, मुझे भी दे के देख लो, शायद मैं बदल ही दूं। तो प्रशांत किशोर ने चूंकि अभी तक सत्ता में कभी का स्वाद नहीं चखा, तो उसके पास ऑफर करने को बहुत कुछ है। और एक ऐसा मॉल जिसके पास ऑफर करने को बहुत सारा प्रोडक्ट है, तो हो सकता है कुछ दिन लोग मॉल के बाहर से गुजर जाएं, लेकिन कोई तो जाके मॉल के अंदर देखेगा कि क्या क्या चीजें बिक रही हैं, क्या पता कोई प्रोडक्ट पसंद आ ही जाए। तो बिहार में जो प्रोडक्ट लॉन्चिंग है प्रशांत किशोर की, वो दमदार है, और इससे राजद और भाजपा जदयू दोनों परेशान हैं। दोनों को नुकसान होने वाला है। एक नेता परेशान नहीं है, क्योंकि वो सिमिलर पैटर्न पे राजनीति कर रहा है, चिराग पासवान। वो कह रहा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। अब ये इंक्लूसिव पॉलिटिक्स है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की आप जैसे बात कर रहे हो, उसमें सारा बिहारी आ गया, न कास्ट रहा, न रिलीजन रहा। तो इस वजह से आप देखेंगे कि चिराग पासवान थोड़ा बोलचाल, भाषा, व्यवहार से बिहारी कम दिखता है, लेकिन बिहारी नहीं दिखने के बावजूद वो पसंद बहुत आता है लोगों को कि नहीं, ये इससे हमारा इमेज चेंज होता है। क्यों? क्योंकि बिहारी एक गाली की तरह दिल्ली में ट्रीट होने लगा था। चिराग पासवान जैसे नेता जब वैश्विक पटल पर बिहार के लिए कुछ करते हैं, बहुत सारे अच्छे काम उन्होंने खाद्यान्न विभाग में किए हैं, जो उनके फादर के पास भी रहा, तो एक वैश्विक पटल पे मैसेज आता है कि एक बिहारी ने बहुत अच्छा काम कर रहा है। वो महाराष्ट्र में भी अच्छा काम कर रहा है, वो कर्नाटका में भी कर रहा है, इसलिए लोग कनेक्ट होते हैं। इसलिए पलड़ा किसका भारी है? जिसके पास अच्छा सामाजिक संगठन है, और वो अभी भी एनडीए के पास है, क्योंकि नीतीश कुमार के ऊपर दाग होने के बावजूद उनके पास जो सबसे बड़ा दाग है जी, वो पलटने वाला है। इस पर जदयू के कार्यकर्ताओं का एक बड़ा निराला स्टेटमेंट आया है, मैं आपके दर्शकों के साथ शेयर करूं। बोला कि नीतीश कुमार तो कांस्टेंट है, बदलते तो आप हैं। नीतीश कुमार तो सीएम था, सीएम है, डिप्टी सीएम बदल रहा है। और राजद और बीजेपी दोनों, तो राजद और बीजेपी दोनों को टेक्निकली अधिकार नहीं है कि वो नीतीश कुमार को गाली दे। नीतीश कुमार तो यही है, बिल्कुल। बदल तो, अब जैसे आप लोग पॉडकास्ट कर रहे हो तो बदल तो गेस्ट रहा है, आप तो कांस्टेंट हो। तो इसलिए नीतीश कुमार का जो एक ऑरा है, और नीतीश कुमार के बेटे ने इन दिनों जदयू को काफ़ी सशक्त किया। जो कैडर का मोराल वगैरह डाउन था, वो भी इंजीनियर है बैकग्राउंड से। तो ये सारी चीज़ें हैं, और थोड़ा एज जो है वो एनडीए के पास ज़्यादा है। ये एज कम होता अगर तेजस्वी यादव के पास कोई और अच्छा प्रचारक होता,
राहुल गांधी जैसे लोग मतलब संभवतः घाटे का ही सौदा है उनके लिए। देखिए ये डेटा पे मैं बात कर रहा हूँ। लास्ट टाइम राजद ने उनको अपने कोटे से 70 सीटें दी, 17 आप जीते। ये हर स्टेट में है। अच्छा, आप जो है जब हरियाणा में लड़ने के उस पोजीशन पे होते तो आप आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस नहीं करते, आप अखिलेश यादव को सीटें नहीं देते, यानी आप चीन की तरह व्यवहार कर रहे हो। जो मेरा है वो तो मेरा है, जो तुम्हारा है उस पर निगोशिएशन करते हैं। तो कैसे बनेगा? बिहार में जो कांग्रेस का कैडर है उसको खुद सेल्फ बिलीव नहीं है कि वो इतनी सीटें जीत सकता है या कुछ कर सकता है। वो खुद राजद के उसी समीकरण, जिसकी माई समीकरण की बात करूं, उसी भरोसे बैठा है। तो ये एड ऑन तो नहीं है ना। यूपी में फिर भी कांग्रेस के पास कुछ है, बिहार में तो कुछ नहीं है। लेकिन अभी जैसे आपने चर्चा की, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि कौन प्लेयर्स कौन कौन हैं। जैसे एक पासवान जी हैं, उनका बेटा है, फिर अपने नीतीश कुमार जी हैं, फिर मोदी फैक्टर है, योगी फैक्टर है, स्टार्स हैं भाजपा के। उसके बाद जो है आपके लालू प्रसाद यादव जी की फैमिली है। उसके बाद जो आ गए प्रशांत किशोर जी। तो मेरा ये एक सवाल ये है कि जो जिस हिसाब से आपने समझाया है, लग तो यही रहा है कि भाई भाजपा ही आएगी वहाँ, एनडीए सरकार ही आएगी वहाँ, या फिर आपने एक लास्ट में बता दिया कि नीतीश कुमार जी जो है वो, उनके ऊपर जो मजाक है कि मतलब वो कांस्टेंट हैं, तो क्या वो बदल सकते हैं इस बार? अभी तो ये कहना मुश्किल है। देखिए ये सब कुछ रिजल्ट पर निर्भर करता है। अगर महाराष्ट्र जैसा कुछ बिहार प्रत्याशित रिजल्ट देगा, जो कि आई रियली डाउट, जैसे देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी को इतना वोट आ गया कि वो एकला चलो की ऑलमोस्ट पोजीशन पे थे, वो उन्हें कोई बार्गेन नहीं कर सकता था। बिहार के साथ ऐसा नहीं है। जैसे मैंने कहा कि नीतीश कुमार इज कांस्टेंट, राजद के साथ रहेंगे तो राजद सरकार बनाएगी, और भाजपा के साथ रहेंगे तो भाजपा, क्योंकि नीतीश कुमार का वोटर कंप्लीट ट्रांसफर होता है दोनों तरफ। अच्छा, अब इसकी भी कहानी है। ये लड़ाई किस बात की है? ये ब्यूरोक्रेसी, सत्ता में वर्चस्व की लड़ाई है। कुर्मी को ये लगता है कि लालू प्रसाद यादव अगर सत्ता में आएंगे, जिस कारण नीतीश कुमार फ्लिप भी हुए थे, तो जो उनका अधिकारियों में वर्चस्व है, जो प्रशासनिक स्तर पर वर्चस्व है, वो समाप्त हो जाता है, और वो लालू के प्लेयर्स पूरी तरह से छा जाते हैं, और उनका बिहार में कुछ नहीं चलता। ये एक ऐसा फैक्ट है जो उनको, मतलब ये दो विपरीत ध्रुव है, कुर्मी और यादव, इसलिए वो दोनों साथ में आकर के वोट सिर्फ नीतीश कुमार के कारण करते थे। लेकिन नीतीश कुमार जो 2022-23 में पलटे आखिरी समय में, इलेक्शन से पहले, उसका भी कारण यही था कि उन्होंने ये दबाव बनाना शुरू कर दिया कि देखिए एक समय बीजेपी के ऑफिस में हम लोग जाते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं है कि हम बीजेपी अलग ऑफिस है, लेकिन राजद के ऑफिस में हमें सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता है। ये गठबंधन हमारा नेचुरल अलायंस नहीं है। तो नीतीश कुमार विवश हो गए उस फ्लिप के लिए, और अंततोगत्वा उन्हें करना पड़ा। अब जो समस्या है वो कुछ और है। अब ये है कि भाई सत्ता में हमें आना है, और नीतीश कुमार जब सीएम रहेंगे तभी तो हमारा चलेगा। तो इतना नंबर तो चाहिए, कम से कम 40-50 सीट तो चाहिए कि वो सीएम रहें। तो ये वो अचीव कर लेंगे मुझे लगता है। नहीं, लेकिन जैसे आप जमीन से जुड़े हुए हो, आप एक पत्रकार भी हो, आपने ऑलरेडी जुलाई में ही बताया था हम लोग को कि 30,000 का तो आपका वोटर सैंपल सर्वे ऑलरेडी तैयार है। तो क्या लग रहा है, मतलब कितने सीटों से, मतलब कुछ तो प्रेडिक्शन दीजिए कि मतलब क्या क्या लग रहा है आपको कि कौन कितना भारी होगा? मैं अभी एक रैंडम नंबर देता हूँ, ±15 कर लीजिएगा। 160 एनडीए। अच्छा, आउट ऑफ 243। तो फिर तो हो ही गया काम फिर। हाँ, तो और ± 10-15, अगर 10-15% बोल रहे हो, या आप 10-15 नंबर 10-15 सीट, वो 175 भी जा सकता है, ये 145 तक भी जा सकता है। 145 भी रहते हैं तब भी सत्ता में रहेंगे। बिल्कुल। आपका प्रश्न था कि नीतीश सीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इस पे मैंने एक बोला कि एक अनडिसाइडिंग थॉट प्रोसेस है। अगर 175 आता है और नीतीश जी का नंबर 50 के नीचे रहता है, जो कि मुझे टफ लगता है, ये होगा नहीं। अगर 175 जाएगा तो नीतीश जी का नंबर 60, 75, 60, 70 तक आ सकते हैं वो। हाँ, तो सीएम वही रहेंगे, और नहीं भी रहेंगे तब भी वही सीएम रहेंगे। नीतीश कुमार इज कांस्टेंट सर। नहीं, लेकिन अगर ऑल्टरनेटिव क्या है? जस्ट एक सवाल था कि समझो 175 सीट आ गए भाजपा एनडीए के, और नीतीश कुमार जी साथ में हैं, उनके आते हैं 60, तो फिर कोई बदलाव हो सकता है कि सीएम कोई और बन सकता है? नहीं, आई रियली डाउट। देखिए उसके कारण है, मोदी सरकार बिहार को लेके क्यों रिस्क नहीं लेगी, क्योंकि वो खुद एक रिस्क जोन पे है। आप तो खुद ही 240 पे खड़े हो। बिल्कुल। अभी नीतीश कुमार जी के साथ आप चाहोगे कि कुछ बैरी बनाया जाए? अगर वो फ्लिप हो गया तो आपके 12 सांसद कम हो जाएंगे। तो
तो आपका नंबर और कम होता है। हम्म, फिर उसके बाद राहुल गांधी के पास एक ही गोल होता है कि दिन रात चंद्रबाबू नायडू को भड़का के बिल्कुल किसी तरह तोड़ दो, कैसे भी ताकि करना। आप कमजोर हो जाए। हम्म, तो वो मुझे नहीं लगता कि करने वाली है सरकार। हम्म, वो नीतीश कुमार जी के साथ जाएगी, और इसी कारण आप देखेंगे कि बीजेपी के 2 बड़े नेता हम्म, मनोहर लाल खट्टर ऑलरेडी जाकर के बिहार में बोल चुके हैं कि हम्म, हमारा नीतीश जी के अंदर लीडरशिप के अंदर चुनाव लड़ेंगे, हम्म, और अमित शाह बोल चुके हैं। हम्म, तो बात ही खत्म हो जाती है, बात और ही जब खत्म हो अमित गई। शाह बोल रहे हैं हम्म, तब तो बात ही खत्म हो जाती है, फिर वहां कहाँ डिबेट रह जाता है। हम्म, हम्म, और ये इसलिए जरूरी है इलेक्शन के टाइम में, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहनी चाहिए। हम्म, तो ये डिफिकल्ट टाइम है। देखिए, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज तेजस्वी यादव के लिए, हम्म, क्या वो पुराना नंबर अचीव कर पाएंगे? अगर वो 60-70 के ऊपर राजद को अभी भी लेके जाते हैं, अकेले। हाँ अकेले, हम्म, तो पॉलिटिकली बचे रहेंगे। हम्म, लेकिन अगर उनका नंबर डाउन होता है, कितना डाउन? 50 से 50 नीचे? 50 से नीचे, हम्म, जो एक वरी साइन है, हम्म, मैं ये नहीं कह रहा कि हो जाएगा, लेकिन हम्म, अगर वो हो जाता है, हम्म, इलेक्शन है, वी नेवर नो, हम्म, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी तेजस्वी यादव के लिए अपने आप को पॉलिटिकली सस्टेन रखना। हम्म, क्योंकि लालू यादव जी उस सिचुएशन में नहीं है, हम्म, और राजद के अंदर इनफाइटिंग्स हैं। हम्म, ऐसा नहीं कि तेज प्रताप यादव को इन्होंने यूं ही निकाल दिया परिवार से। हम्म, ठीक है, 3 शादियों का मामला निकल गया, हम्म, हम्म। तो भाई इसमें क्या गलत है? वो भी तो वृंदावन जाता रहता है। थोड़ा पूछो सीरियस भाई। थोड़ा सीरियस ले गया बंदा अपने आप को, लेकिन ठीक है। तो अब अच्छा, 3 शादियों के मामला ऐसा भी नहीं है कि परिवार को पहले पता नहीं था, सब हम्म, पता था। हम्म, अब बात इतनी सी है कि भाई क्या इसमें जो निकाला गया वही कारण था? नहीं, 2 भाई हैं, दोनों आज नहीं तो कल सत्ता के दावेदार हो ना हो, हम्म, टिकट बँटवारे में जो पैसे मिलते हैं उसकी तो दावेदारी बनती है सर। बिल्कुल। बिहार की राजनीति है, यूपी की राजनीति है, और टिकट बँटवारे में पैसे ना मिले तो पॉलिटिकल पार्टी क्यों खोल के रखा हम्म, है? हम्म, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी ना, ये तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। हम्म, किसी की समाज सेवा के लिए थोड़ी ना है। हम्म, आप जितने भी पॉलिटिकल पार्टी देखो, हम्म, एक समय के बाद उन पॉलिटिकल पार्टी में जो पारिवारिक पॉलिटिकल पार्टी है, उनमें क्लैश हुए। हम्म, आप देखो कि 1984 के टाइम में हम्म, मेनका गांधी के सामान को इंदिरा गांधी ने फेंका, और मेनका हम्म, गांधी अपने बच्चे को वरुण गांधी को उठा के लेके हम्म, गई। इसी प्रकार से आप स्टालिन की पार्टी में देखो, हम्म, तो दोनों बेटों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई हुई, फाइनली स्टालिन हम्म, आ गया है, मतलब डीएमके की बात। इसी प्रकार से अखिलेश यादव की पारिवारिक पार्टी में एक समय इतना क्लैश आ गया था कि पिता बाप और बेटे में, बाप हाँ। बेटे में किस प्रकार के सीन्स हमने सार्वजनिक हम्म, मंच से देखे। शिवपाल चचा के साथ क्या क्या हुआ। महाराष्ट्र में भी तो ठाकरे परिवार के साथ तो नहीं नहीं, वो भी पारिवारिक पार्टी थी। हम्म, जो भी फैमिली पार्टी होगा, देखिए फैमिली पार्टी मतलब क्या? राजगद्दी। हम्म, राजगद्दी पे बैठने के लिए अगर 2 लड़के हो जाए, 3 घंटे, तो फिर वो तो कांड कहानी होने वाला है। औरंगजेब शाहजहां वाली तो रिपीट होगी ना भाई, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो बैठेगा तो एक ही। पहले यहाँ बैठूं तब तो देश पे बैठूंगा, स्टेट हम्म, पे बैठूंगा। हम्म, तो यहाँ बैठने के लिए लड़ाई तो पहले अपनी इनफाइटिंग जो अपने फैमिली के अंदर है उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। समझ तो ये गया। तो हर एक पार्टी की है। हम्म, बीजेपी में इसलिए नहीं है इनफाइटिंग, क्योंकि कोई परिवार की पार्टी नहीं है। हम्म, परिवार की पार्टी के कुछ बेटों को, चूंकि वो भी सार्वजनिक जीवन में, तो टिकट मिल सकता है। लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं है कि अध्यक्ष का बेटा अध्यक्ष बनेगा, हम्म, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। हम्म, तो ये वही चीज अगर आप देखेंगे तो नीतीश की भी पार्टी में है। बिल्कुल। जी। जी, मुझे पूछना था कि मुंबई में जो बिहारी अभी बैठा है, वो इस पूरे चुनाव को कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है? ये तो डिपेंड करता है उनमें से कितने प्रतिशत लोग वोट देने जाएंगे। हुँ, बाकी बिहार को इन्फ्लुएंस, ये जो बिहारी वोटर बैठा हुआ है, ये तो सिर्फ चुनाव में जाएगा और वोट करेगा तभी इन्फ्लुएंस कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। क्योंकि वो यहाँ बैठ के क्या कर सकता है? यहाँ की राजनीति को प्रभावित करने का आप अगर पूछते तो मैं मान सकता हूँ कि यहाँ की राजनीति को कैसे प्रभावित करेगा। कैसे? देखिए, महाराष्ट्र की राज जैसे मैंने कहा कि बिहारियों के अंदर थोड़ा वो जो नेशनलिज्म वाला फैक्टर है ना, वो अलग जगह था। तो वो जैसे ही यहाँ पर भाषा विवाद या कुछ भी होगा, तो इसके अगेंस्ट में वो खड़ा हो जाएगा, और 1 को समझाएगा, 10 को समझाएगा, और अंततोगत्वा बिहारी समझा भी देगा। इसके अंदर जो समझाने की कैपेबिलिटी है, वो बिहारियों के अंदर बखूबी है, हम्म, राजनीतिक रूप से। प्रशांत किशोर 1-2 पॉलिटिकल पार्टियों के नहीं, कई पॉलिटिकल पार्टी के जो है वो आईटी सेल चलाए और उनको जीत दिलाया। बिहारी ही हैं। चुनाव तो आप लड़ रहे हैं, उसके पहले उनको चुनाव जिताने का अनुभव जो है बट वो क्या मोदी वो अभी खुद जीत सकते हैं?
वही तो सवाल है ना सारा। अब देखिए वही बात है ना कि उन्होंने जिनको जिताया, हम्म, ममता बनर्जी को जिताया, उनका हम्म, अपना कैडर था, हम्म, ठीक है। बीजेपी को जिताया, हम्म, बीजेपी के पास बीजेपी का देखिए बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। हम्म, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए, वो कैडर वोट कहीं नहीं खिसकता, वो ठीक है। हिलेगा नहीं वो। वो नहीं हिलेगा। हम्म, तो कैडर साथ में था तब जा करके वो जिताया। हम्म, चंद्रबाबू नायडू के पहले जो जगन मोहन रेड्डी थे, वो जीरो से उठे और उनको जिताया, हम्म, लेकिन उनके प्रति सिंपैथी क्रिएट हो गई थी। हम्म, इनको यहाँ पे शून्य से, स्क्रैच से फाउंडेशन तैयार करके, हम्म, तो मुझे लगता है ये 5 साल शुरू फाउंडेशन का होगा। इसमें कैसा परफॉर्मेंस करते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बार जब कैडर तैयार हो जाएगा तो हम्म, मुझे कोई डाउट नहीं है कि प्रशांत किशोर फिर बड़ा एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। जी मुझे पूछना था कि अभी जो बीजेपी अपना फेस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है बिहार में, तो क्या आपको लगता है कि वो कामयाब हो रही है कि वो सिर्फ ऐसे अलायंसेस पे डिपेंडेंट है? ये बीजेपी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बिहार में कि बिहार में बीजेपी के पास फेस नहीं है। और अब जो इंडिया की और बिहार की पॉलिटिकल डायनेमिक्स बदली है, हुँ, उसने कुछ रोल मॉडल स्टैब्लिश कर दिए हैं कि बीजेपी का रोल मॉडल किस तरह का होना चाहिए। इसमें योगी आते हैं, हेमंता बिश्व शर्मा आते हैं, तमिलनाडु के अंदर के अन्नामलाई आते हैं जिनको सिंघम कहा जाता है। अब बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या रही है। सो लॉ एंड ऑर्डर से अगर डील करने की बात आती है, तो एक जो मॉडल इस वक्त देश में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है वो योगी मॉडल है। हम्म, और दूसरा जो मॉडल है वो तमिलनाडु के सिंघम मॉडल जो के अन्नामलाई है, हम्म, जो जी। रिटायर्ड हुए रिटायर्ड आईपीएस। आईपीएस। यस, यस। उन्होंने भी पूरा ड्रग कार्टल को किस प्रकार से खत्म किया ये सब हम लोग जानते हैं। तो इस प्रकार के रोल मॉडल आप ढूंढेंगे कहाँ से? बिहार में गोरखनाथ पीठ है नहीं, सन्यासी थे। अच्छा, सन्यासी होने का एक इम्पैक्ट है, आप में से बहुत कम लोग जानते हैं कि वो जो अफसर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उससे बहुत कम प्रभावित होते हैं। और नेता जब ब्यूरोक्रेसी से प्रभावित नहीं होता तो उसकी उसकी डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। हम्म, किसी भी अगर आप देखेंगे नेता का, लीडर का डाउनफॉल शुरू होता है वो ब्यूरोक्रेसी के बाद। आप लोगों ने हरिशंकर परसाई की भेड़ और भेड़िया की कहानी सुनी होगी। बताइए थोड़ा। ये अजीबोगरीब डेमोक्रेसी की कहानी है। एक बार जंगल में हल्ला हुआ कि डेमोक्रेसी आ गई, डेमोक्रेसी आ गई, डेमोक्रेसी आ गई। तो भेड़ियों ने सोचा हमारा पॉपुलेशन कम है, भेड़ बहुत ज़्यादा है, डेमोक्रेसी में तो कोई भेड़ को ही ये वोट करके जिताएंगे तो हम चुनाव हार जाएंगे। तो सियार आया, सबसे चालाक जानवर जिसको जंगल का कहा जाता है, जो सर्वाइवल है। हम्म, वो कहता है नहीं नहीं, आप लोग चुनाव जीतोगे, आप हमें कैंपेन करने का मौका दो। तो कैंपेन करने के लिए वो भेड़िया को खद्दर की कमीज पहनाता है, टोपी लगाता है, मुंह में कुछ घास के तिनके दबाता है और कहता है, भेड़ तुम्हारी जंगल में लड़ाई किससे है? भेड़िए से नहीं है, तुम्हारी लड़ाई तो जंगल के राजा शेर से है। तुम इतने ताकतवर हो ही नहीं कि लड़ सके। तुम्हारी लड़ाई लड़ेगा कौन? भेड़िया देवता, क्योंकि भेड़िया देवता ताकतवर है। लेकिन भेड़िया देवता अब शाकाहारी हो गया, वो कुछ नहीं खाते। उन्होंने पापों का प्रायश्चित करने का सोचा। भेड़ मोटिवेटेड हो गया, बोला हाँ बात तो सही है, भेड़िया होता तो स्ट्रांग है, ये शेर से लड़ सकता है, हमें बचा सकता है। तो उन्होंने इलेक्शन के टाइम में दबा के ईवीएम पे भेड़िया को वोट करी। भेड़िया को वोट करने के बाद जो भेड़िया जीते, तो उन्होंने भेड़ों के कल्याण के लिए सबसे बड़ी योजना जो बनाई कि चूंकि शेर से लड़ने के लिए भेड़िया को शक्ति की आवश्यक है, इसलिए ब्रेकफास्ट टेबल में भेड़ के एक मुलायम बच्चे का शव होना चाहिए ताकि उसे खा करके वो स्ट्रांग बन सके, ताकतवर बन सके, शेर से लड़ सके। तो दिस इज अबाउट डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया एंड बिहार। तो जी बहुत अच्छी तरह से समझाया आपने, और मैंने ये जाना है आज कि हमें कितना नहीं मालूम है बिहार के बारे में और कितने हम अंधेरे में हैं यहाँ पुणे में बैठ के। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और सब समझाया। अब मैं आ रहा हूँ रैपिड फायर पे, कि जहाँ मैं और सुवेद आपको 5-5 सवाल पूछेंगे। कोशिश कीजिए कि एक शब्द का आंसर हो। ओके, ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। तो एक नेता जो बिहार 2025 इलेक्शन में सरप्राइज दे सकता है। सरप्राइज दे सकते हैं, चिराग पासवान। आज क्या इलेक्शंस जिताता है, कास्ट की कैंपेन? कास्ट। बिहार में सबसे अंडर एस्टिमेटेड वोटर ग्रुप कौन है? अंडर एस्टिमेटेड वोटर ग्रुप, कुर्मी। नीतीश कुमार का कमबैक होगा या फेयरवेल?
कम बैक। बिहार के बारे में एक पॉलिटिकल मिथ जो आप बस्ट करना चाहेंगे। बिहार में रोजगार, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य मुद्दा है। बिहार के राजनीति में कौन सा लीडर सबसे ज़्यादा ओवररेटेड है? ओवररेटेड, हम्म difficult one. There are a lot of leaders overrated. I would say गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह। ओके। ओके। प्रशांत किशोर ये जो हैं ये स्ट्रेटेजिस्ट हैं या डिसरप्टर हैं? स्ट्रेटेजिस्ट। स्ट्रेटेजिस्ट, ओके। सही या गलत, बिहार के चुनाव दिल्ली के राजनीति को इन्फ्लुएंस करते हैं? सही। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। मेरा ये आपसे लास्ट फाइनल जो पूछना था कि जैसे नंबर्स के बारे में बात करते हैं हम कि टोटल 243 सीट्स हैं, बिहार के इलेक्शन सर पे हैं, कभी भी अभी आने वाले दिनों में रिजल्ट आने वाला है। मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे आपने एक प्रेडिक्शन किया था, आपके हिसाब से आपका पर्सनल ओपिनियन एक कि एनडीए सरकार जो है वहाँ पे एनडीए जो संगठन है उसमें 160 प्लस माइनस 15 सीटों की आपने चर्चा की थी। बाकी जो सीट बचेंगे जो 243 माइनस 160, क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका? आई वुड से कि महागठबंधन 80-85 और 10 से 15 के बीच में प्रशांत किशोर आ सकते हैं। प्रशांत किशोर का नंबर इस बात पे लेकिन डिपेंड करता है कि क्या वो आखिरी मोमेंट में कहीं राजद की तरफ और शिफ्ट तो नहीं हो रहा है। अगर राजद की तरफ और शिफ्ट होंगे तो एक बात तय मानिएगा, फिर हमारा जो एनडीए वाला नंबर है वो भी नीचे जाएगा, वो संभवतः 145 के भी आसपास आ सकता है और राजद का नंबर बढ़ेगा। जो अपने बात की 15 प्लस माइनस 15 सीटें, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि प्रशांत किशोर का लास्ट मोमेंट में वोट उनके साथ इंटैक्ट रह जाता है या फिर वो एनडीए और राजद के पास वापस चला जाता है। तो यानी कि फिर प्रशांत किशोर जी स्ट्रेटेजिस्ट तो हुए ही, लेकिन डिसरप्टर भी हुए फिर उस हिसाब से। लेकिन वो रैपिड फायर था, इसलिए मैंने बोला कि इसमें कोई डाउट नहीं, मुझे संदेह नहीं है कि प्रशांत किशोर जी एक बहुत अच्छा जो है वो चुनाव का समीकरण बहुत अच्छे से बनाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो स्ट्रैटेजी तो उनकी बहुत कमाल की है। तो आइए देखते हैं, आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि हमारी जो आपके साथ जो चर्चा हुई है उसका कितना महत्व रहा है इस पर्टिकुलर कैंपेन में, बिहार के पॉलिटिक्स में। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी हमारे साथ जुड़ने का। हमें बहुत अच्छा लगा कि आप आए और काफ़ी कुछ सीखने को मिला आपसे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया और नमस्कार और जय श्री हिंद। नमस्कार, जय श्री।